सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप मेंबर हैं साइंटिफिक टास्क फोर्स ऑन कोरोना के और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको कायम किया। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को वेंटिलेटर्स बनाने का काम सौंपा गया था। ये काम कहाँ तक पहुंचा? देखिए, वेंटिलेटर बनाना कोई मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और यहाँ पे हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। कुछ लोग न्यू वेंटिलेटर्स पे काम कर रहे थे, कुछ रीफर्बिश पे करते हैं कि वेंटिलेटर जब ख़राब होता है तो उसको ठीक करते हैं, तो लोग वो टेक्नोलॉजी जानते हैं। हमें थोड़ा सा इसको जो गवर्नमेंट अब कर रही है कि इस चीज़ को प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से और हम क्वालिटी कंट्रोल ऐसा कर लें कि हमारा वेंटिलेटर जो ड्यूरेबल हो और रिजल्ट वो अच्छे दे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द 4-5 महीने में वेंटिलेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनने शुरू हो जाएंगे। और एक उससे अभी ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास अभी वेंटिलेटर्स हैं तो उतने ज़्यादा नहीं जितने अमेरिका के पास थे, लेकिन हमारे पास शॉर्टेज नहीं हुई, ये अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सेवेरिटी उतनी नहीं है। तो उसमें अल्लाह ने हमें बचा लिया। लेकिन ये कि अब इस वक्त जो अब SOPs गवर्नमेंट बना रही है, मेरे ख्याल है उस पर बहुत रैपिडली और अगले 5 से 6 माह में वेंटिलेटर्स भी बन जाएंगे लोकल सतह पर। देखिए, एक 9/11 के बाद एक दुनिया थी, कोविड-19 के बाद इट विल बी ए टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। दुनिया को इस वक्त एक तैयार कर लेना है कि खर्चा जब तक पूरी दुनिया हेल्थ पे ज्यादा नहीं करेगी तो ये दुनिया इस तरीके से। मुझे तो पर्सनली ऐसे फील होता है कि बाकी ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं, जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, अमेरिका को ले लें या और भी जितने भी हैं यूरोपियन कंट्रीज, सबके हेल्थ केयर सिस्टम एक्सपोज हो गए हैं इस पेंडेमिक के बाद। ये आपने बहुत सही बात की। देखिए, हमारे डॉक्टर्स को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट्स होते थे और हमें उस तरह का वर्कलोड और वो सारा करना, हमारे पैरामेडिक्स एंड नर्सेज हैं, इनको उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। वेस्ट में इस तरह का वो 14 से 15 मरीज टोटली दिन में देखते थे, उनको इस तरह का वर्कलोड संभालना उन्होंने सोचा भी नहीं था। और वो ये जो पेंडेमिक आया, ये आगे एपिडेमिक में एक चेंज हो गया, तो उनके लिए ये अलग एक प्रॉब्लम। और पाकिस्तान तो ऐसा एक एपिडेमिक भुगत भी चुका है डेंगू की सूरत में। जी। और दूसरा ये कि उन्होंने IT और उन चीज़ों पे मेरे ख्याल है US ने और यूरोप ने ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट किया और टेक्नोलॉजी में इतना दूसरी तरफ आगे चले गए कि हेल्थ के ऊपर एक बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं और इनकी आगे जो रिसर्च उसके ऊपर हेल्थ पे इतना काम वहाँ भी नहीं हुआ जिस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। वालेकुम सलाम। जाहिद, आपसे रिक्वेस्ट है अपने टीवी का वॉल्यूम स्लो करते हैं। हेलो जी, सवाल बताइएगा, क्या जानना चाहते हैं? जी आ रही है। मेरा ये सवाल है जी डॉक्टर साहब से, अगर ज़चगी के दौरान माँ में कोरोना की अलामात हो तो क्या वायरस बच्चे में मुमकिन हो जाता है? सही, शुक्रिया आपका सर, बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा वैलिड है और बहुत से लोग ये जानना भी चाह रहे होंगे कि ज़चगी के दौरान माँ में वायरस की तशखीस हो गई, बच्चे में आ जाएगा वायरस। अच्छा, इसमें तो ये खैर बहुत अच्छा सवाल हुआ और इस पे मेरे ख्याल एक प्रोग्राम पहले किस चैनल ने प्रेगनेंसी का किया, लेकिन ये काफ़ी सारे इसमें सवालात हैं जो अभी तक आंसर नहीं हुए। एक चीज़ तो खुशनसीबी है जो प्रेगनेंट खातून है कि इसमें प्रेगनेंसी की इम्यूनिटी टोटली चेंज हो जाती है और इम्यूनोलॉजी जो है वो प्रेग्नेंट खातून की सारी ऑल्टर होती है और जिसकी वजह से प्रेग्नेंट खवातीन में कोरोना बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। ये एक खुशकिस्मती है प्रेग्नेंट खवातीन की। हम अब एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें डेनमार्क और स्पेन के साइंटिस्ट हमारे साथ हैं और क्योंकि उनके पास पेशेंट ये प्रेगनेंसी विद कोविड-19 थोड़ा है, चाइना के पास कुछ पेशेंट्स थे, फिर US के पास कुछ पेशेंट आए हैं, लेकिन वो इतना लार्ज नंबर नहीं है। एक केस रिपोर्ट हुआ है चाइना से और एक US से, जिसमें चाइना में एक बच्चे को वो पॉजिटिव था मदर के बाद और 2 बच्चे थे USA में जो पॉजिटिव हुए, लेकिन उस पर फर्दर अब वो टेस्ट कर रहे हैं कि जो उस कमरे में उस वक्त जो एंटर हुआ उन सब के भी टेस्ट हो रहे हैं कि उनमें से कोई पॉजिटिव नहीं था, उनसे ट्रांसमिट हुआ जाएगा। इस पर मेरे ख्याल है और स्टडीज की भी जरूरत है। हमने एक इसका प्रोटोकॉल और परफॉर्मा बना लिया है और बहुत जल्द इसकी स्टडी शुरू होगी। ब्रेस्ट मिल्क में ये नहीं आ रहा और माँ के लिए ये कि रिकमेंडेशन ये आई कि अगर उसको उसने ब्रेस्ट फीड कराना भी है, बच्चे को दूध पिलाना है, अपने आप को पहले ऐसे प्रोटेक्ट करे कि बच्चे
کو وہ ड्रॉपलेट्स ना जाएं, मास्क प्रॉपर पहने, और बेहतर ये है कि पंप्स मिलते हैं उनसे मिल्क एक्सट्रैक्ट करके और बच्चे को पिलाया जाए। फिर ये है कि बच्चे को उसके करीब रखना या नहीं रखना, इसकी अलग है कि अगर माँ को ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं है तो बच्चा उस साथ रहे, लेकिन अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो न्यू बॉर्न को 14 डेज अलहदा करें क्वारंटाइन। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क से था और उसमें ये वायरस नहीं है। सर, साउथ कोरिया ने बहुत तेजी के साथ इस वायरस पर काबू पाया है, वहां पर बहुत तेजी के साथ फैला था, लेकिन चीन के बाद साउथ कोरिया दूसरा मुल्क है जिसने बड़ी तेजी के साथ इस वायरस पर काबू पाया। वहां पर लॉकडाउन भी उतना मौसर नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत से और इकदाम किए जिनमें उनकी इतलात कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग थी। जितने टेस्ट हो रहे थे वो फौरन से रिपोर्ट हो जाते थे, फिर जितनों के टेस्ट होते थे और जितने आइडेंटिफाई होते थे उनके साथ जितने कॉन्टैक्ट में आते थे उन सस्पेक्ट्स को भी फौरी तौर पर उनके भी टेस्ट करवाए जाते थे। और इसके साथ साथ वहां पर अवेयरनेस बहुत पहुंचाई गई, टेक्नोलॉजी का बड़े मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ये देखा गया कि वहां पर वायरस का फैलाव रुक गया है, स्लो हो गया है। पाकिस्तान भी इन तमाम पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए वायरस पर काबू पा सकता है। देखिए जी, उन दो मुल्कों को एक चीज का फायदा था कि उनके पास सार्स आया 2003 में। कोरिया ने और चाइना ने ऑलरेडी अपने बहुत अच्छे फ्लू सेंटर्स बनाए हुए, और वहाँ जो भी फ्लू होता है उसका वो हर किस्म का टेस्ट कर छोड़ते हैं, जो भी पॉसिबल फ्लू दुनिया में है, और उसमें इमीडिएटली उनको पता चल जाता है कि ये H1N1 है, कोई नॉर्मल फ्लू है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फंगल है, या इसको कोविड है। ये उन दोनों को बहुत ज्यादा एडवांटेज था। दूसरा ये कि कोरिया ने इनिशियली वो काम किया जो यूएस और यूरोप ने नहीं किया। उन्होंने शुरू से प्रॉपर लॉकडाउन किया और इमीडिएट टेस्टिंग पे गए, और टेस्ट WHO और कोरिया ने शुरू में ये स्लोगन स्टार्ट किया। चाइना ने भी शुरू में इसलिए हिट ली कि चाइना ने इतने ज्यादा टेस्ट शुरू में नहीं किए। कोरिया ने ड्राइव थ्रू वो केबन्स बनाए जहां टेस्टिंग हो रही थी, और 6 लेन्स के वो केबन बने, और उन्होंने हर शख्स को टेस्ट कर छोड़ा जो भी कुछ था। उसमें कुछ जैसे आपने देखा केसेस आए हैं, प्रिंस चार्ल्स का केस आया, फिर और यहाँ पे कई केसेस आए, बोरिस जॉनसन का आया, बहुत से ऐसे। बोरिस जॉनसन को तो खैर सिम्टम थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके सिम्टोमेटिक थे। ठीक, उसमें सिम्टोमेटिक भी कोरिया ने सारे ट्रेस किए, और उससे ये हुआ कि वो आगे फिर फर्दर पॉपुलेशन को इन्फेक्ट नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है हमें अब वो खैर थोड़ा सा टाइम हमारा उस तरीके से निकल चुका है, लेकिन अभी भी अवाम हमारी अगर प्रॉपर जो भी SOPs गवर्नमेंट दे रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के, और गैर जरूरी बाहर ना निकले, ऐसे जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट ड्राइव पे ना निकले, पूरी फैमिली के साथ मोटर बाइक पे 5 लोग बढ़ते हैं, तो अभी भी हम जो मैंने पहले अर्ज किया है वो उन डेट्स पे हमारा प्रॉपर कंट्रोल हो सकता है। सही। सर, जितने भी कोरोना के टेस्ट करवाए जा रहे हैं, अभी पाकिस्तान में PCR का सिस्टम चल रहा है, एक नेजल स्वैब लिया जाता है या थ्रोट से सैंपल लिया जाता है, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के बड़े चांसेस हैं, एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। ये एक्यूरेसी अच्छी ना होना, इसकी क्या वजह है? किट्स में कोई प्रॉब्लम होती है? इसमें एक तो जी आपने जिस वक्त आपका सैंपल आता है उसके प्रॉपर SOPs हैं, उसका प्रॉपर VTM है, फिर VTM को जो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया है उसको आपने इस तरीके से लेके आना है कि उसकी लीकेज ना हो। जहाँ पे लीकेज आती है वहाँ रिपोर्ट में आपका एरर आता है। फिर इसकी एक प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल है, वो टेम्परेचर कंट्रोल 2 to 8 डिग्री से, वो अगर आप प्रॉपर नहीं करते तो आपकी रिपोर्ट में एरर आता है। उसके बाद आप जो RN एक्सट्रैक्शन करते हैं, RN एक्सट्रैक्शन अगर ठीक नहीं है, फिर इसके डिफरेंट स्टेजेस पे अगर वो ना की जाए तो उसमें एरर आता है। इसमें एक स्टेज को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। अगर वो भी आप प्रॉपरली फॉलो कर लें तो US और चाइना कह रहे हैं कि फिर भी 60 से 65 से ज्यादा एक्यूरेसी आपकी नहीं आ सकती। खराबी कहाँ पर है, और उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? अल्टरनेटिव मेथड कौन सा है फिर? देखिए, उसमें क्योंकि ये एक नई डिजीज निकली है और इसके जो टेस्टिंग है उसके डिफरेंट मेथड्स ट्राई हो रहे हैं। अभी तक हमें जो एक रिलायबल मेथड है वो PCR ही है, और PCR का आपको इतने मसलन अभी कोरिया ने अगले दिन एक स्टडी बताई कि हमारे 2 दफा वो नेगेटिव हुए, फिर ठीक रहे, उसके बाद फिर उन्होंने उनको टेस्ट किया आफ्टर 14 डेज, वो फिर पॉजिटिव हो गए। अब उनका ख्याल है कि यार टेस्टिंग में एरर था, या ये वायरस रीएक्टिवेट हो रहा है, और बीच में मतलब इसका कुछ स्ट्रेन ऐसा आ गया, यानी कि अभी इस पर भी मजीद स्टडी और रिसर्च की जरूरत है। लेकिन सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो ब्लड के थ्रू सैंपल लिया गया वो उसकी एक्यूरेसी कोई 98% तक है। चाइना ने इस तरह से बड़े टेस्ट किए। इस बात में हकीकत है कि जो ब्लड सैंपल है उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी? पाकिस्तान में अभी गो के ये नहीं हो रहा इस तरह से टेस्ट।
اچھا جی، اس میں جو شروع میں CDC نے کہا کہ جو بلڈ ٹیسٹنگ ہے وہ اتنی ریلائبل نہیں ہے، اور پھر کچھ کٹس بنی ہیں، کچھ سیلیکس بنی ہیں جس کو FDA نے اپروو کیا ہے. ہمارے پاس وہ میرا خیال ہے 27 کو میری طاہر شمسی صاحب سے بات ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے اوپر کنولیسنٹ پلازما پہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو اس میں جوائن کیا ہے. تو وہ میرا خیال ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 27 کو شاید US سے چلنا ہے، اور وہ 27 اور 3 مئی کے درمیان وہ پاکستان پہنچے گی، جس کی ان کا خیال ہے کہ اوتھینٹسٹی بہتر ہوگی. اس میں جو وہ کٹ ہے وہ بیسیکلی ایک اچھا اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کو بھی اسکرین کریں گے. ایسا پیشنٹ آیا جس کا آپ سسپیکٹ کریں گے کرونا ہے، آپ نے آپریٹ کرنا ہے، تو امیڈیٹلی آپ اس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اور پھر وہ سارے جو SOPs ہیں کرونا کے آپریٹ کرنے کے، وہ جیسے ہم نے اس کے علیحدہ آپریشن تھیٹرز رکھے ہیں، علیحدہ لیبر روم رکھے ہیں گائنی کے، باقی سرجیکل تھیٹر جو ہے ان کے علیحدہ SOPs ہیں، اور ICU کے علیحدہ SOPs. وہ آپ نے سب پھر PPEs پہننے، وہ PPEs پہن کے، اور پھر جو شیلڈ پہن کے، گاگلز پہن کے، ماسک پراپر ہونا چاہیے، اور پھر ان کو آپریشن ہونا چاہیے. تو اسکریننگ میرا خیال ہے اس میں کافی ہمیں ہیلپ کرے گی اس کو کنٹرول کرنے میں. ٹھیک سر، آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی جو سائنٹیفک ٹاسک فورس ہے یہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بنائی اور اس کو لیڈ پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان کر رہے ہیں، وہ اس کے سربراہ ہیں. اس کمیٹی کا کام یہ تھا، اس ٹاسک فورس کا کام یہ تھا کہ ویکسین کو تیار کیا جائے اور متعلقہ امور میں انٹرنیشنل اداروں کی معاونت بھی حاصل کی جائے. اب تک کسی انٹرنیشنل ادارے کی معاونت حاصل کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سائنس ڈیٹا فاؤنڈیشن ریسرچ کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا، جس میں اہم سوالات جو ہوں گے ان کے جواب تلاشے جائیں گے. یہ کام کہاں تک پہنچا ہے اور یہ فاؤنڈیشن کس طرح سے اپنا کام کرے گی؟ دیکھیں جی، اس کے فیڈرل منسٹر فواد چوہدری صاحب ہیں، اور آگے انہوں نے پھر جو اس کو چیئر کر رہے ہیں وہ عطاء الرحمان صاحب کر رہے ہیں. عطاء الرحمان صاحب کا وہ پتہ ہے کہ وہ ایک مشہور سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے کافی اس پہ کام کیا. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سائنس کی منسٹر نے آنسر کرنی، اس میں دیکھیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن جو یونیورسٹیز ہیں ان میں یہ ہیلپ سینٹرز اور کال سینٹرز اور اسکائپ اس طرح کا ہیلپ لائنز اسٹارٹ ہو چکی ہیں. یا مثلا ہمارے LGH میں ہے، UHS میں ہے، پھر KE میں ہے، سروسز میں ہے، پنجاب یونیورسٹی میں ہے، پھر GC میں ہے، تو اس طرح پنڈی میں ہے، نشتر میں ہے. یہ ساری جگہوں پہ یہ ہیلپ لائنز یہ چیزیں آنسر کر رہی ہیں. اب جہاں ویکسین کا ہے اس پہ ایک میٹنگ ہماری جو فواد چوہدری صاحب کے ساتھ ہوئی، وہ اسلام آباد تھے اور وہ ویڈیو لنک پہ ہوئی، عطاء الرحمان صاحب کراچی تھے. اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ آئی، اور اقبال صاحب بھی تھے جو کراچی میں ہوتے ہیں، وہ سائنٹسٹ ہیں، کہ اس میں سارے سینٹرز کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا ہے، اور جس کے پاس جو فیسلٹی ہے اس کو ہم نے ایک پراپر کوآرڈینیشن میں لے آنا. لیٹ سے کہ ہمارے پاس کسی کے پاس جین سیکوینسر ہے تو ہمیں پھر اس کی فیسلٹی آگے حاصل کرنی کہ وہ یعنی کہ ریسورسز کو شیئر کیا جائے گا. جی، آپ کی جین سیکوینسنگ جو پراپر چلے گی اور وہ سارا دیکھا جائے گا تو پھر ہی ویکسین آئے گی. تو اس وقت میرے خیال ہے جین سیکوینسنگ پر کام شروع ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ویکسین کا بھی چل رہا ہے. تو انشاءاللہ میں بھی عطاء الرحمان صاحب کا خیال ہے کہ اس کو 12 سے 18 مہینے ان کا خیال ہے کہ لگیں گے. میں بھی تھوڑا سا جلدی ہو جائے اگر ہم سب کا فوکس سائنٹسٹ کا، ڈاکٹرز کا اور اس کے اوپر زیادہ ہو تو پھر جلدی ایک بریک تھرو آ جائے گا. صحیح. ٹھیک، ڈاکٹر صاحب نے بڑے مؤثر انداز میں ویکسین کے بارے میں بھی بتایا، وینٹیلیٹرز کے بارے میں بھی بتایا، اور اوور آل کورونا سے متعلق رہنمائی بھی کی. پروفیسر ڈاکٹر الفرید اسٹوڈیوز میں ہمارے آج کے مہمان تھے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہماری اور ہمارے ویورز کی رہنمائی کی. آپ سب سے جاتے جاتے وہی گزارش جو روزانہ ہوتی ہے کہ لاک ڈاؤن آپ سب کے بینیفٹ میں ہے، تو برائے مہربانی اس لاک ڈاؤن پر بڑے اچھے طریقے سے عمل درآمد کر لیں، اسٹرکٹلی فالو کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل کر لیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.